Hello students, how are you? I hope you all are fine. So today I am your English teacher Niharika going to start with your lecture number 1 of your chapter number 6, that is Professor C.V. Raman. Okay? तो as you know आप सबने पहले भी कहीं ना कहीं का नाम सुना होगा. प्रोफेसर सीवी रमन का आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा. कौन थे प्रोफेसर सीवी रमन? ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. कौन थे? ग्रेट साइंटिस्ट थे. किसके? इंडिया के, है ना. तो आज हम इन्हीं से रिलेटेड, प्रोफेसर सीवी रमन से रिलेटेड जो इनकी बायोग्राफी है उसको पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? इनकी जो बायोग्राफी है वो पढ़ेंगे. ओके क्लास. सो first of all, I would like that you all should open your page number 25 so that we are going to start with the reading section. Okay? Sorry, it's page number 29 so that हम लोग अपना जो reading section है उसे start करते हैं. ठीक है? Okay class? So let's begin up with the reading. Professor C.V. Raman was perhaps the great scientist of India. मतलब कि प्रोफेसर सीवी रमन जो थे, perhaps उसमें कोई मतलब शक की बात नहीं है कि वो बहुत अच्छे और ग्रेट साइंटिस्ट थे. किसके? इंडिया के. He was the harbinger of a new spirit and gave the Renaissance Indian science a prestige and status at a time when it was most required. मतलब कि यहाँ पे ये लाइन कह रही है कि वो एक न्यू स्पिरिट थे, एक न्यू बिगनर थे इंडिया के लिए, और इंडिया की एक प्रेस्टीज थे, इंडिया के एक प्रेस्टीज थे, एक ऑनर थे, जिन्होंने इंडिया को एक नई स्पिरिट दी, एक नई सोल दी कि वो साइंस फील्ड में कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें, कुछ अच्छा बिगनिंग करें. तो यहाँ पे जो आपका हार्बिंगर है उसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे हार्बिंगर का मतलब हो गया कम टू लिव इन अ न्यू फॉर्म. जब हम एक नई फॉर्म में आते हैं या हम कुछ नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, जब हम कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ नया स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे आपका सेकंड वर्ड दे रखा है रिनेक्सेंट. क्या दे रखा है? रिनेक्सेंट. रिनेक्सेंट का मीनिंग है, तो क्लास यहाँ पे हार्बिंगर का मतलब क्या था? हार्बिंगर का मतलब है द वन हु स्टार्ट द एडवेंट ऑफ, मतलब कि जो जना कुछ नया एडवेंचर, कुछ इन्वेंशन से रिलेटेड नया स्टार्ट करता हो. और रिनेक्सेंट का मतलब क्या था? काम टू अ न्यू बिगनिंग, मतलब कि जब हम कोई न्यू बिगनिंग करते हैं हमारी लाइफ में, या फिर हम कुछ नया चीज़ ट्राई करते हैं, उसको नया बिगिन करते हैं. ठीक है क्लास. अब यहाँ पे आपको थर्ड वर्ड दे रखा है प्रेस्टीज. क्या दे रखा है? तो यहाँ पे प्रेस्टीज का मीनिंग हो गया रेप्यूटेशन या डिग्निटी. जब हम किसी को रेप्यूटेट करते हैं या किसी का हम ऑनर देते हैं, या किसी की कोई एक जना होता है वो एक अच्छी पोजीशन पे होता है, तो हम उसे प्रेस्टीज करते हैं, रेप्यूटेट करते हैं. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे प्रोफेसर सीवी रमन थे, उन्होंने हमारे इंडिया के रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे काम करे थे, बहुत अच्छी अच्छी इन्वेंशंस करी थे, तो उनके लिए वो एक प्रेस्टीजियस पर्सन हो गए, एक प्राइड पर्सन हो गए हमारे इंडिया के. तो अब हम नेक्स्ट पैरा शुरू करते हैं. Although the principal's interest was physics, उनका जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट था वो सबसे पहले फिजिक्स ही था. उनका जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट था वो फिजिक्स ही था, मतलब कि उनका पहला इंटरेस्ट हमेशा से फिजिक्स में ही रहा था. He never looked down upon and lost the interest in other branch of knowledge.
यहाँ पे वो कह रहा है कि उनका हमेशा से पहला इंटरेस्ट हमेशा से फिजिक्स ही रहा है और वो फिजिक्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट या किसी भी जो नॉलेज बेसिक चीज़ें होती थी उसमें वो नहीं जाते थे, या फिर वो उस फील्ड में वो घुसते ही नहीं थे। वो अगर उन्हें फिजिक्स ही देखना है तो फिर वो फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो वो फिजिक्स का ही देखेंगे। He was a true scientist in the widest and a fullest sense of the term, possessing an endless curiosity to probe into the unravel the mysterious of nature and its diversity। मतलब कि यहाँ पे वो कह रहे हैं वो एक वाइल्डेस्ट और फुलेस्ट सेंस के थे। मतलब कि यहाँ पे जो प्रोफेसर सीवी रमन थे वो हमेशा से अपनी जो फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ होती थी उसी को देखते थे, या फिर जो नेचर से रिलेटेड चीज़ होती थी उन पे जाते थे। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, और वो जो इन्वेंशंस करते थे या फिर वो जो भी सर्च करते थे वो एकदम फुल एंथुसियाज्म या क्यूरोसिटी से बहुत ही इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को करते थे। हम ये लाइन फिर से रीड करते हैं। He was a true scientist, मतलब कि वो ट्रू साइंटिस्ट थे in the wildest and a fullest sense of possessing an endless curiosity, मतलब कि एक पूरी सेंस में पूरे सही तरीके से काम करते थे, एक अच्छी क्यूरोसिटी में, एक अच्छे एंथुसियाज्म में। टू प्रूव इनटू द अनरेवल का यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया? यहाँ पे अनरेवल का मीनिंग हो गया कि मतलब कि टू बिकम और टू मेक समथिंग क्लियर, मतलब कि हमेशा से जो भी वो सर्च करते थे उसका वो पूरी तरीके से जानकारी लेके उसका हर एक पॉइंट क्लियर करके चलते थे कि अगर हाँ ये चीज़ हुई है या कोई भी इसमें रिएक्शंस हुआ है तो वो क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है ना। अब आपका नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का आप मतलब कह सकते हो चेंजमेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था प्रोफेसर सीवी रमन जो थे वो हमेशा से हर चीज़ को बहुत ही क्लियर तरीके से लेके चलते थे, कहाँ पे क्या कमी है, कहाँ उसे कैसे पूरा करना है, इस तरीके से। और डाइवर्सिटी का मतलब हो गया यहाँ पे चेंजमेंट को आप ऐसे कर सकते हो कि प्रोफेसर सीवी रमन हमेशा से अगर किसी में कोई भी रिएक्शन चेंज होता था या कुछ भी अलग होता था तो वो उसको भी सर्च करते थे। ठीक है क्लास, अब ये तो हमने पढ़ा था प्रोफेसर सीवी रमन के बारे में। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, उनकी एम्प्लॉयमेंट, कहाँ पे उन्होंने काम करा था और क्या क्या उनकी एजुकेशन थी। ठीक है, अब आपका सेकेंड पार्ट ये है, due to his curiosity and eagerness as well as the ability to learn the thing, मतलब कि उनकी जो क्यूरोसिटी थी और उनकी ईगरनेस और उसके साथ साथ उनकी जो एबिलिटी थी, उनकी जो क्षमता थी लर्न करने की, कुछ सीखने की, उनकी जो चाह थी, at the things an early stage he was awarded with a double promotion during his education। तो क्या हुआ था जब उन्हें बहुत क्यूरोसिटी थी, जब उन्हें बहुत अच्छा लगता था, जब उन्हें कुछ चीज़ नई लर्न करने को मिलती थी, तो इसी रीज़न से उनका सबसे बड़ा फैक्ट क्या हुआ कि उन्हें डबल प्रमोशंस मिले थे। क्या मिले थे? डबल प्रमोशंस मिले थे। कहाँ पे? उनकी एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन में। This enabled Raman to pass his matriculation examination at the tender age of 12 and his BA examination with a distinction in Madras, in Madras, now known as Chennai। मतलब कि यहाँ पे क्या कहा है, जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट था करने में, उससे क्या हुआ, उन्हें तो सबसे पहले डबल प्रमोशंस मिले, उसके बाद उन्हें तो क्लास यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे जैसे उन्हें एबिलिटी और इंटरेस्ट था उनकी पढ़ाई में, उसके बाद इस चीज़ को लेते हुए उनकी सबसे ज़्यादा हेल्प कहाँ पे हुई थी, जो उनके मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन थे, किस चीज़ के? 12th में। मैट्रिकुलेशन आप कह सकते हो
तो क्लास यहाँ पे क्या हुआ था, उनके मैट्रिकुलेशन एग्जाम, मैट्रिकुलेशन आप यहाँ पे कह सकते हो सोशल सर्विस जो थी, जो 12th में, वो अपने साथ साथ जो सोशली रिलेटेड एग्जामिनेशंस होते थे इस चीज़ में उसको उनको वहाँ पे भी हेल्प मिली। और डिस्टिंक्शन आप कह सकते हो यहाँ पे जब हम किसी एक्सीलेंस में आते हैं, किसी कहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता था कि उन्हें तो एक तो उनके 12th के एग्जाम में हेल्प मिलती थी, प्लस उनके जो बीए के एग्जामिनेशंस होते थे उनको वहाँ पे डिस्टिंक्शंस भी मिली। कहाँ पे मिली उनको, वहाँ पे डिस्टिंक्शन भी मिली क्योंकि उनकी वो एक एक्सीलेंस थी उसमें। ठीक है, कहाँ पे मिली उन्हें, जो उनकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, जो मद्रास की यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, अब हम जो मद्रास है, मद्रास को अब करंटली हम उस टाइम को, अब हम मद्रास को करंटली कलकत्ता के नाम से चेन्नई के नाम से जाना जाते हैं। किसके नाम से, चेन्नई के नाम से। अब आपका नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज MA, जब उन्होंने अपनी MA पास कर ली, ही पास द इंडियन फाइनेंशियल सर्विस एग्जामिनेशन। एक IFS सर्विस एग्जामिनेशन होता है जिसे हम इंडियन फाइनेंशियल सर्विस एग्जामिनेशन कहते हैं, उन्होंने वो पास करा था। एंड वॉज अपॉइंटेड एज अ डिप्टी अकाउंटेंट जनरल एट रंगून। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ था, जब उन्होंने IFS का एग्जामिनेशन पास कर लिया था तो वो डिप्टी अकाउंटेंट जनरल की उन्हें पोस्ट मिली थी। किसकी पोस्ट मिली थी, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल की उन्हें पोस्ट मिली थी। और वो कहाँ पे थी, रंगून में। कहाँ पे थी वो, रंगून में थी, जो कैपिटल है किसकी, बर्ना की कैपिटल है। However, Raman did not get satisfaction since this job involved only the paperwork and accounting। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जो CV रमन थे, प्रोफेसर CV रमन थे, उन्हें अपनी जॉब तो कर रहे थे लेकिन वो इतने सेटिस्फैक्शन नहीं थे, वो इतने सेटिस्फाई नहीं थे अपनी जॉब से। क्यों, क्योंकि ये जो वर्क था, जो उन्हें वो वर्क मिला था, उसमें सिर्फ ओनली पेपर वर्क था, जो उसमें कागजी काम था और सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड काम था। किससे रिलेटेड काम था, अकाउंट से रिलेटेड काम था। विच डिड नॉट सूट हिज टेम्परामेंट, मतलब कि, और क्या होता था कि जो उनके अकॉर्डिंग, जो उनकी टेम्परामेंट थी, जो उनकी नेचर था, उनके अकॉर्डिंग वो जो काम था वो उन्हें सूट नहीं करा था। क्योंकि उन्हें क्या रिसेंटली पसंद था, न्यू इन्वेंशंस करना, इस तरीके से। He had a strong desire to invent a new ideas। यहाँ पे मैंने आपको वही बोला कि यहाँ पे उन्हें क्या था, उन्हें नई नई चीज़ें करना पसंद था। तो यहाँ पे क्या था, he had a strong desire, उनकी बहुत अच्छी अच्छी डिज़ायर थी कि वो नई नई चीज़ें इन्वेंट करें। and to make breakthrough rather than following the beaten tracks। मतलब कि उन्हें नई नई चीज़ें करनी पसंद थी और जो ऐसी चीज़ें करनी पसंद थी जो वो रिकॉर्ड ब्रेक कर सके, ऐसी चीज़ें जो अभी तक किसी ने इन्वेंट ना करी हो या किसी ने इस चीज़ के बारे में सोचा भी ना हो। इस तरीके से उन्हें नई नई चीज़ें करनी पसंद थी। दिस मेड हिम लुक इनटू द आस्पेक्ट ऑफ साइंस। और यही एक रीज़न था कि उन्हें हमेशा से साइंस के आस्पेक्ट में घुसना, मतलब कि साइंस की फील्ड में रहना बहुत अच्छा लगता था। एंड द नेचर अराउंड हिम ड्यूरिंग द लेजर आर। और यही एक रीज़न है क्योंकि वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं थे। यही एक रीज़न है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, जब भी उन्हें खाली टाइम मिलता था, जब भी उन्हें अपना लेजर टाइम मिलता था, या जब भी उन्हें देखो तो यहाँ पे क्या बोला है कि जब भी उन्हें अपना लेजर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वेकेंट या डिले। तो जब भी उन्हें अपना खाली टाइम मिलता था या जब भी उन्हें लगता था कि हाँ अभी मेरे पास टाइम है, तो यहाँ पे वो रिलेटिवली कुछ साइंस से रिलेटेड इन्वेंशंस करते थे या नेचर के अराउंड जो हमारी प्रकृति होती थी, प्रकृति के अराउंड देखते थे कि उसमें क्या क्या नए नए चेंजमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है क्लास, आपको यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड क्या दे रखा है, टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। क्या दे रखा है, टर्निंग पॉइंट, कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या आया जिनसे उनकी जो लाइफ थी वो चेंज हुई।
In 1907, Raman was transferred to Calcutta, now known as Kolkata. मतलब कि 1907 की बात है, रमन ट्रांसफर हुए. ट्रांसफर की मीनिंग क्या हो गया? तो क्लास यहाँ पे क्या हुआ था, 1907 में प्रोफेसर सीवी रमन को ट्रांसफर करा गया था. ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है? जब हमारा जो एक जना दूसरे जने पे ट्रांसफर होता है या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर होता है. ठीक है, कहाँ ट्रांसफर हुए थे वो? टू कलकत्ता. कलकत्ता अभी जो पहले के टाइम में 1907 के टाइम पे कलकत्ता बोलते हैं, और अब जो रिसेंट टाइम में अब हम बोलते हैं उसे कलकत्ता को कोलकाता. क्या बोलते हैं? कोलकाता. Which proved to be a turning point of his life. और यही एक पॉइंट था, यही एक टाइम था जो उनके लिए एक चेंजमेंट था. यही एक टाइम था जो उनके लिए चेंजमेंट था, उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था. It was Kolkata that Raman was able to develop his scientific instinct and later emerge as an eminent science. मतलब कि यही एक टाइम था, यही एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे जो प्रोफेसर सीवी रमन थे वो अपनी जो उनके जो साइंटिस्ट जो उनके साइंस रिलेटेड चीज़ें थी या फिर वो जो नई नई साइंटिफिक उनके थॉट्स थे या फिर जो साइंटिफिक एक्टिविटीज़ वो करना चाहते थे, वो उनको उनकी इमेजिनेशन से, उनकी जो दिमाग में इमेजिनेशन थी या फिर जो जो उन्होंने सोच रखा था वो उनको एक एक्चुअल रियल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते थे. वो उन पर सर्च कर सकते थे, वो उन पर देख सकते थे. ठीक है, यहाँ पे आगे क्या क्या रखा है? ड्यूरिंग वन ऑफ हिज विजिट टू ऑफिस बाय ट्रैम. मतलब कि जब वो एक विजिट पे गए थे ट्रैम से, ही केम अक्रॉस द इंडियन एसोसिएशन सिविलाइजेशन ऑफ साइंस. ये एक इंडियन तो यहाँ पे वो किससे टकराए थे? IACS. IACS का मीनिंग यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? इंडियन एसोसिएशन सिविलाइजेशन ऑफ साइंस. ये एक ऐसी एसोसिएशन होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बेसिकली जो जने होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. ठीक है, एज एन अमेच्योर साइंटिस्ट. अमेच्योर साइंटिस्ट क्या होता है? अमेच्योर का मतलब क्या होता है? मतलब कि अमेच्योर का मतलब होता है जब कोई पर्सन किसी एक्टिविटी में या किसी भी एसोसिएशन में काम करता है बिना किसी पे के, बिना किसी सैलरी के, वो वहाँ पे काम करता है. तो यहाँ पे हम ये लाइन फिर से रीड करते हैं शुरुआत से. During one of his visit the office by tram, he came across the Indian Association Civilization of Science. Raman immediately ran to the secretary of the association. क्या हुआ था जब वो विजिट पे गए थे? उन्होंने किससे मिले थे? IACS से मिले थे, और उन्होंने वहाँ पे इस एसोसिएशन को देखा था और वो सडनली भाग के उस एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे, जो वहाँ के जो सेक्रेटरी थे, उनसे मिले
and express his desire to work for the association as an amateur scientist। और उन्होंने अपना जो डिज़ायर था, जो उनका मन था कि हाँ मुझे ये करना है, उन्हें एज अ एमेच्योर साइंटिस्ट हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने विदाउट एनी पे वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो सब करने स्टार्ट कर दिए। His offer was accepted and he started working for the Association of Research Scientists। मतलब कि वहाँ पे क्या हुआ, जब वो भाग के अपने वो जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी के पास गए तो उन्होंने जो उनकी रिक्वेस्ट थी, प्रोफेसर सीवी रमन की रिक्वेस्ट थी, उन्हें एक्सेप्ट करा और उन्होंने वहाँ पे एज अ रिसर्च साइंटिस्ट कौन होते हैं, जो नई नई इन्वेंशंस पे रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें देखते हैं क्या क्या उनमें चेंजमेंट है, उन पे रिसर्च करते हैं। तो वहाँ पे वो एज अ रिसर्च साइंटिस्ट काम करने लग गए। He worked in the laboratory during the leisure hours irrespective of the time and sometimes, मतलब कि क्या होता था, वो कभी वो वहाँ पे एज जो भी उनका खाली टाइम होता था, जब भी उनका लेजर मतलब कि वेकेंट टाइम होता था, तो वहाँ पे जाके वो एज अ साइंटिस्ट वहाँ पे जाके रिसर्च करते थे, वहाँ पे जाके काम करते थे। और कभी कभी वो इतना काम करते थे कि वो जो टाइम है, टाइम का उन्हें ख्याल ही नहीं रहता था कि कितना क्या टाइम हो गया है, क्या रात हो गई या दिन हो गया, उन्हें कभी कभी ख्याल ही नहीं रहता था, वो इतनी रिसर्च में उससे घुस जाते थे। तो क्लास यहाँ पे क्या होता था कि वो इतना अपना टाइम दे देते थे कि कभी कभी उन्हें ध्यान भी नहीं रहता था और कभी कभी वो अपना इतना टाइम भी देते थे, यहाँ पे आपको लिखा भी है, समटाइम्स इवन ऑन संडे एंड ऑन हॉलीडेज, कभी कभी वो अपना इतना टाइम दे देते कि कभी कभी संडेज को भी और हॉलीडेज में भी अपना टाइम दे देते। अब इसके बाद क्या लिखा है, Raman was provided with all the equipments required for the search work। रमन जो था, प्रोफेसर सीवी रमन जो थे, उन्हें जितने भी इक्विपमेंट्स थे, जो रिसर्च के रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो सामान होता है, जो औजार होते हैं, वो उन्हें हर एक इक्विपमेंट वहाँ पे प्रोवाइड होता था। Soon Raman conquered the domain of the scientific area and academic field of the city of Kolkata। यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे जैसे वो सर्च करने लग गए, जैसे जैसे वो वहाँ पे रिसर्च करने लगे, जाने लगे, वैसे वैसे ही वहाँ पे जो लोग थे, जो साइंटिफिक एरिया में जो लोग थे, वो सीवी रमन को, प्रोफेसर सीवी रमन को जानने लग गए और वो जो कोलकाता सिटी में जितना भी एरिया था, वहाँ पे प्रोफेसर सीवी रमन को जानने लग गए। Because of him, the association reputation is spread even overseas। और यही एक रीज़न था, इन्हीं की वजह से जो एसोसिएशन थी, वो जो एसोसिएशन थी, साइंटिफिक एसोसिएशन थी, उस एसोसिएशन की जो रेप्यूटेशन थी, उसकी जो रिस्पेक्ट थी, वो नाम में आने लगी कि हाँ यहाँ पे ऐसे एक साइंटिस्ट हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो ऐसे ऐसे वहाँ पे काम करते हैं, न्यू न्यू इन्वेंशंस लाते हैं। तो इस तरीके से वो जो एसोसिएशन थी वो वहाँ पे बाहर आने लगी, उन्हें ओवरसी मतलब कि कोलकाता में अलग अलग साइंटिफिक एरिया में वहाँ पे दिखने लगी कि वहाँ पे ऐसे एक साइंटिस्ट है। So much so that, मतलब कि क्या होता था कि पहले तो वो रेपुटेशन दिखी, पर अब वो इतनी रेपुटेशन होने लगी, उस एसोसिएशन की इतनी रेपुटेशन होने लगी प्रोफेसर सीवी रमन की वजह से, दैट अर्नोल्ड सोमरफील्ड वंस रिमार्क। यहाँ पे क्या हुआ कि जो अर्नोल्ड सोमरफील्ड थे, उन्होंने क्या कहा, India has suddenly emerged in a competitive research as an equal partner with her Europe and American sisters। यहाँ पे जो अर्नोल्ड थे, उन्होंने यह तक कह दिया था कि इंडिया अब एक पार्टिसिपेशन में आने लग गया है, अब यहाँ पे वो एक पार्टिसिपेशन में आने लग गया है, वो पार्टिसिपेट करने लग गया है और एक इक्वल वे में आने लग गया है। जैसे कि किसके इक्वल में आने लग गया, जैसे कि यूरोप के या अमेरिका की, जो अमेरिका है उनके इक्विवेलेंट आने लग गया है। ठीक है क्लास। तो क्लास अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रोफेसर सीवी रमन के बारे में पढ़ा था। हमने सबसे पहले प्रोफेसर सीवी रमन की जो बायोग्राफी थी उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी।
सेकेंड पैराग्राफ में हमने जो उनकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट थी, मतलब कि उन्होंने कहाँ कहाँ काम करा था, क्या क्या उनकी एजुकेशन थी, क्या क्या उन्होंने अपनी एजुकेशन में अप एंड डाउन्स देखे, क्या क्या उन्होंने वहाँ पे अचीवमेंट्स भी ली, वो देखी। और थर्ड वाले में हमने उनके क्या जो टर्निंग पॉइंट्स थे वो देखे थे। राइट क्लास? अब हमने ये जो जहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है उसमें हमने अपने डिफिकल्ट वर्ड्स भी कर रहे हैं, है ना क्लास? तो अब आपका होमवर्क क्या रहेगा कि जितने हमने डिफिकल्ट वर्ड करे हैं वो आप एज अ होमवर्क करके लाएंगे, और जहाँ तक हमने ये जो थर्ड पॉइंट तक रीड करा है इसे आप रीड करके लाएंगे। सो here we end up with this lecture. See you in the next class. Thank you.